नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कृष्ण मुरारी और नंबर सिस्टम चल रहा है जिसमें फैक्टर्स यानी गुणनखंड हम पढ़ रहे थे। कल किसी कारण से क्लास अचानक बंद करनी पड़ी थी, तो एक क्वेश्चन चल रहा था हमारा, वहीं से शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन था 5808। इसमें हमने कुल अभाज्य गुणनखंड, विभिन्न गुणनखंड, कुल गुणनखंड और सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ये सारी चीज़ें जान ली थी। बाद में रह गया था कि कुल गुणनखंडों का योग। क्या रह गया था सर? कुल गुणनखंडों का योग। तो अब हम वही आगे सॉल्व करेंगे कि कुल गुणनखंडों का योग क्या है। देखिए, इसमें था जो हमने इसके फैक्टर किए थे, तो 2 की घात 4, 3 की घात 1 और 11 की घात 2। ये था सर। जैसे हमें पता ही है सारी चीज़ें, इससे पहले भी हमने कई क्वेश्चन किए भी हैं। सेम वही तरीका है, कोई इसमें अलग से कुछ भी नहीं है, ना ही कोई ऐसी रॉकेट साइंस है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कोई जादू थोड़ी है। ना मेरे पास है ना आपके पास है। हमने कहा था कि 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4। ठीक है सर। हमने क्या कहा था कि घातों को 0 से शुरू करते हैं, प्लस करते जाते हैं और जितनी घातें होती हैं वहाँ तक चलते हैं, गुणा आगे 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1। ठीक है सर। फिर गुणा 11 की घात 0 प्लस 11 की घात 1 प्लस और 11 की घात 2, यहाँ तक चलेंगे। ठीक है सर। अब सॉल्व करेंगे। 2 की घात 0 का मान 1, 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का 8 और 2 की घात 4 का 16। ठीक है। गुणा 1 प्लस 3 आगे, गुणा 1 प्लस 11 प्लस 121। ठीक है सर। ये होगा यहाँ तक। अब इसे जोड़ लीजिए, जोड़ के गुणा कर लीजिए। चलिए जोड़ते हैं। 121 और 11, 132 और 133, ये हो जाएंगे 4। ठीक है। 16 और 8, 24, 28, 28, 30, 31, ये भी हो जाएंगे 31। अब गुणा कर लीजिए। 33 और 4 का गुणा 532 होगा। 532, 31, ये हो जाएगा 16, 492 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 5808 के कुल गुणनखंडों का योग होगा 16,492। चलिए सर,
उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें केवल 2 क्वेश्चन और उठाएंगे। एक, वे गुणनखंड जो 6 से भाज्य हों। दूसरा, वे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हों। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ बार बार इतने, जिससे कि समझ पाएँ आप, और कोई भी क्वेश्चन आए तो आराम और आसानी से जल्दी सॉल्व कर सकें। ठीक है सर, चलिए। जो 6 से भाज्य हों, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 बाहर निकालेंगे। भाई 2 और 3 का गुणा ही तो 6 होता है, 11 में तो 6 का भाग जाएगा नहीं। ठीक है, 2 गुणा 3 बाहर निकाल लेंगे, तो जब 1 2 चला गया तो 2 की घात 3 बचा, 3 तो पूरा ही चला गया, तो 11 की घात 2 बचा। ठीक है, ये बाहर आ गया है तो इससे कोई मतलब नहीं है। और फिर आगे क्या करेंगे, घातों में +1 करके गुणा कर देते हैं। 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 गुणा 3 यानी कि 12 ऐसे गुणनखंड होंगे जो क्या होंगे, 6 से भाज्य होंगे। एक ही लास्ट, वे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हों। पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या करते हैं कि जिन फैक्टर्स पे, जिन गुणनखंड पे घात सम हो, घात क्या हो, सम हो, तो उस घात में क्या कर देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। जैसे 4 है, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और फिर वही +1 करते हैं। ठीक है, ऐसे 11 है, 11 की घात 2 है, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 में फिर +1 करेंगे, 1 और 1 2, और 2 और 1 3, ये हो जाएगा 6। इसके 6 ऐसे फैक्टर होंगे जो क्या होंगे, पूर्ण वर्ग होंगे। ठीक है सर, पूर्ण वर्ग होंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ पाए होंगे। लिख लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे, लास्ट एक क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन ऐसा है जो एसएससी सीजीएल मेंस जैसे एग्ज़ाम में आ गया है, और भी अलग अलग एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। लिख लीजिए। चलिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। 19,600। ठीक है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और एक एक करके करते चलेंगे। कुल गुणनखंडों की संख्या भी करेंगे, कुल गुणनखंडों का योग भी करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें करेंगे। तो ये क्या है सर जी, 19,600। सबसे पहले तो फैक्टर्स ही करेंगे। मैंने कहा कि 196 14 का स्क्वायर है, 00 10 का स्क्वायर हो गया कि नहीं। ठीक है, 14 के स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2 गुणा 7 की पावर 2 इंटू, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा 5 की पावर 2। लिख सकते कि नहीं, बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, तो मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2।
ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके जो फैक्टर्स होंगे, जो गुणनखंड होंगे, वो ये होंगे। ठीक है, 2 की घात 4, 5 की घात 2 और 7 की घात 2। आप कहो कि नहीं, वैसे तो एक बार चेक कर लेते हैं, यही आएगा वैसे भी। ठीक है, 19,600 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है, 00। अब देखिए फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। ठीक है, अब 5 से। ठीक है, फिर 5 से, फिर 7 से 7 बार, और फिर 7 से 1 बार। ठीक है सर, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, 1 2 ये हो गया। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? किसी तरह की कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत? अब सवाल आता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। 4 और 2 6 और 2 8, कितने होंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 8। दूसरा सवाल हमारा बनता है, केवल मुँह जबानी ही करेंगे, लिख के नहीं करेंगे क्वेश्चन आज। देखिए, दूसरा सवाल बनता है विभिन्न। विभिन्न का मतलब अलग अलग, 1 2 3। ठीक है, विभिन्न गुणनखंडों की संख्या हो गई 3। 2 5 7 अलग अलग हैं। उसके बाद आती है कि कुल गुणनखंड कितने हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया है आपको कि घातों में +1 करके क्या कर देते हैं, गुणा। 4 और 1 5, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, तो 5 थी 15 और 15 थी 45। कुल गुणनखंड की बात करें तो कितने होंगे, 45, 45 होंगे। ठीक है सर, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि योग, कुल गुणनखंडों का योग। ठीक है सर, ये हटा देते हैं यहाँ से। चलिए, 2 की घात 4, 5 की घात 2 और 7 की घात 2, ये था। कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए वही करते हैं, 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4। ठीक है सर, गुणा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1 प्लस 7 की घात 2। लिख लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 गुणा 1 प्लस 5, 5 हो गए, प्लस 25 गुणा 1 प्लस 7 प्लस 49। जोड़ लीजिए,
49 और 7 56 और 1 57। ठीक है, ये हो गए 25 5 30 31, 16 8 24 28 30 और ये भी 31। इसका गुणा कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो क्या होगा सर? जो आंसर आएगा वो होगा कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का क्या होगा? योग होगा सर। ठीक है सर, यहाँ तक लिख लीजिए और गुणा कर लीजिए। देखिए 31 गुणा 31 कर लीजिए पहले। 31 गुणा 31 हो जाएगा 961 गुणा 57। तो ये 7 7 7 54 54 777 इसका आंसर होगा। लिख लीजिए सर, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है सर, अब देखिए बाई चांस आप इसे भूल भी जाते हैं तो एक बार मैं लिखा देता हूँ, आप लिख लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड के लिए घातों को जोड़ देते हैं और कुल गुणनखंड के लिए सभी घातों में एक जोड़कर गुणा कर देते हैं। देखिए अभाज्य गुणनखंड के लिए सभी घातों को जोड़ देते हैं कुल गुणनखंड के लिए घातों में +1 करके क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। बाकी तो विषम के लिए है तो विषम संख्या बाहर निकाल लो। विषम संख्या की जो भी घात हैं उनमें +1 करके गुणा कर दो। सम के लिए 2 बाहर निकाल लो। अगर किसी संख्या की पूछा है कि 4 से विभाजित होने वाली है तो 4 बाहर निकाल लो। 2 गुणा 2 या 2 का स्क्वायर। 6 पूछा है तो 2 गुणा 3। 4 पूछा है तो 2 गुणा 4 बाहर निकाल सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, बहुत ही आसान है, इजी है। चलिए भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या जिन्हें कहते हैं, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ और फिर भी उसमें एक चीज़ छूट रही है तो मैं आज बता देता हूँ। क्वेश्चन है जैसे 1 से 100 तक की सभी संयुक्त संयुक्त संख्याएं संयुक्त संख्याएं बताओ। ये है क्वेश्चन, 1 से 100 तक की सभी संयुक्त संख्याएं बताइए।
देखिए सर, मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि 1 से 20 तक अभाज्य संख्या कितनी थी? 8। अभाज्य संख्या कौन सी? जिनके केवल 2 फैक्टर्स हों, वो जिनके गुणनखंड 2 से अधिक ना हो, जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं मैंने बताई थी कि 1 से 20 तक कितनी होती हैं? 8 होती हैं। 1 से 30 तक कितनी होती हैं? 10। 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 1 से 50 तक कितनी होती हैं? 12। 1 से 50 तक कितनी होती हैं? सॉरी, ये 15 है, 15 होती हैं। 1 से 50 तक 15 होती हैं। 1 से 75 तक 21। 1 से 100 तक 25, ये होती हैं। 1 से 100 तक 25, और 1 से 100 तक क्या पूछा है? संयुक्त संख्याएं पूछा है। तो आप सोचेंगे कि भाई कि संयुक्त का मतलब भाज्य होता है, ये अभाज्य है कि नहीं? तो आप सोचेंगे कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य हैं, तो बाकी की 75 जो बचेंगी वो भाज्य होंगी, संयुक्त संख्या होंगी, यही तो सोचोगे। लेकिन लेकिन आप एक चीज़ भूल गए। वो चीज़ क्या है? मैंने कहा था कि एक एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो 1 से 100 तक 25 अभाज्य हो गई, बाकी की 75 में से भी एक घटाना पड़ेगा, तब जाके, जैसे 100 में से 25, ठीक है, 25 तो अभाज्य हो गई, -1 जो इस एक को घटाएंगे तब जाके आएंगी 74। कितनी होंगी? 74। 1 से 20 तक मैं कहूँ कि संयुक्त संख्या बताओ, तो आप कहोगे कि 20 तक 8 अभाज्य हैं, तो कितनी बची? 12। नहीं भैया, 12 में से एक और घटाना पड़ेगा जो ना भाज्य है ना अभाज्य है, उससे घटा के कितनी बचेंगी? फिर 11 संयुक्त संख्याएं होंगी। 1 से 30 तक 10 संख्याएं हो गई अभाज्य, ठीक है, बची कितनी? 20। 20 में से भी एक इसे घटा देंगे तो कितनी? 19 संयुक्त संख्याएं हो गई। 1 से 50 तक कितनी है अभाज्य संख्याएं? 15, ठीक है। अब 15 में से कितनी बची? 50 में से 15 घटाएंगे तो 35 बची। 35 में फिर एक घटाना पड़ेगा, तो कितनी? 34 संयुक्त संख्याएं होंगी। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो ये अभाज्य संख्या याद करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये याद होंगी तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 1 से 75 तक कितनी? 21 होती हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना? तो 75 माइनस 21 और फिर -1, तब जाके होगा, ठीक है कि नहीं? तो कितने बचेंगे? 3, ठीक है ना? और 2 कम कर दें, 53। 53 जो संख्याएं होंगी वो होंगी भाज्य या संयुक्त संख्याएं, ठीक है सर? यहाँ तक लिख लीजिए, अब फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात और जान लीजिए, सबसे छोटी संयुक्त या भाज्य
या यौगिक संख्या होती है 4, क्योंकि एक तो ना भाज्य होती ना अभाज्य, 2 अभाज्य 3 अभाज्य हैं, तो 4 सबसे छोटी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आती है सर अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। दूसरी होती हैं सह अभाज्य सहभाज्य संख्याएं। देखिए, जितने भी टीचर्स वगैरह हैं, अधिकतर लोग इनको एक ही मानते हैं, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याओं को क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये एक नहीं है, अलग अलग होती हैं। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, HCF मासापा, इनका भी एक होता है। HCF इनका भी एक ही होता है। ठीक है सर। ये एक दूसरे से भाग नहीं होगी, ये भी एक दूसरे से भाग नहीं होगी, नहीं होगी। 3, किसी भी समान संख्या से विभाजित नहीं होंगी, ये भी किसी भी समान संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। इनके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि ये संख्याएं ऐसी हैं, जैसे देखिए सर 25, 27, 33, 16, 4, 9। ठीक है सर। और आगे होंगी 77, 25, 77, 25, 17, 49। इस तरफ अगर हम बात करें, ये अपेक्षित में आएंगी। दूसरी तरफ बात करें तो 11, 13, 11, 13 हो गई। ठीक है सर। 5, 13 हो गई। इनके अलावा 7, 23 है, 19, 29 है,
7, 23, 19, 29। अब देखिए इसमें क्या है कि HCF इन सब का भी एक ही है, इन सब का भी एक ही है। पहली बात, एक दूसरे से भाग नहीं होंगे, भाग नहीं जाएगा। 25 का 27 में, 27 का 25 में किसी का भी भाग नहीं जाएगा। यहाँ देखें तो 11 13 में बिल्कुल नहीं जा सकता, 5 13 में, 7 23 में, 19 या 29 में नहीं जाएगा। किसी संख्या, किसी समान संख्या, फिर क्या कहा है सर, किसी समान संख्या से विभाजित नहीं होंगे। 5 भी अलग अलग संख्याओं से विभाजित होती है, जैसे 5 से होती है, लेकिन ये 5 से नहीं होगी। ये 3 से होती है, ठीक है। 9 से होती है, लेकिन उसी संख्या से ये नहीं होगी, ठीक है। समान संख्या से विभाजित नहीं होगी। 33 16 11 से विभाजित होती है, ये 4 से होती है, 2 से होती है, ठीक है, 8 से होती है, लेकिन समान संख्या से कोई विभाजित नहीं है। 4 को 2 से देख लो, 4 से देख लो, ये 3 से होती है, ठीक है, ये 2 से, 4 से, ये 9 से, लेकिन समान संख्या से कोई भी विभाजित नहीं होगी। इसी तरह यहाँ देख लो, 11 13, 5 13, 7 23 और ये 19 29, एक भी किसी समान संख्या से विभाजित नहीं होगी बिल्कुल भी। इस तरह से इन संख्याओं को हम समझेंगे। ज़्यादातर अधिकतर परिभाषाओं में क्या है, ज़्यादातर लोग इन सब को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। लिख लीजिए एक बार, अधिकतर परिभाषाओं में इन संख्याओं को सहअभाज्य संख्या ही कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये आपके एग्ज़ाम में आएगा नहीं, बहुत कम चांसेज हैं, अब तक तो कोई बना नहीं है क्वेश्चन। और ऑप्शन में अपेक्षित अभाज्य, ठीक है, इन संख्याओं में से अगर कोई आए आपके एग्ज़ाम में और ऑप्शन में अपेक्षित अभाज्य संख्या ना हो, तो आपको क्या करना है, सहअभाज्य संख्या पर क्या करना है, टिक करना है। जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके कि 25 27, 25 27 किस प्रकार की संख्या है या कैसी संख्या है, ऑप्शन में आ जाए अपेक्षित अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है, ऐसे करके आ जाए और ऑप्शन में हो अपेक्षित अभाज्य संख्या, तो तुरंत लगा देना है आपको ये। अगर ऑप्शन में अपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर इसके लिए आपको सीधे जाना होगा सहअभाज्य संख्या के ऑप्शन पे, और वही आपका आंसर बिल्कुल सही, ठीक और करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको कि खुद को छोड़कर, खुद को छोड़कर ऐसी संख्या, है ना, यहाँ पे लिख देना इसके आगे, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या
जो खुद को छोड़कर कोष्ठक में उसके सभी गुणनखंडों का योग क्या हो, उस संख्या के समान हो, उस संख्या के क्या हो, समान हो, संपूर्ण संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल में कहा मैंने 6, अगर 6 के हम फैक्टर्स करें तो क्या होगा, 1, 2 और 3। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया है कि खुद को छोड़कर, खुद कौन है, वो संख्या 6 है, इसको छोड़कर उसके सभी गुणनखंडों का गुणनखंड है 1, 2, 3, जोड़ दो, 3 2 5 और 1 कितना आ गया, 6। इसके क्या है, समान है, बराबर है कि नहीं। इसके सभी गुणनखंड उस संख्या के समान है, बराबर है, इसलिए ये क्या हो गई, संपूर्ण संख्या हो गई। ठीक है सर। एक अंक की संपूर्ण संख्या एकमात्र इकलौती 6 ही होती है। ठीक है सर, क्या होती है, 6 होती है। चाहे उसे सबसे बड़ी संपूर्ण संख्या कह लो, चाहे उसे सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कह लो। आगे देखते हैं हम कि 2 अंक की संपूर्ण संख्या। ठीक है सर, 2 अंक वाली संपूर्ण संख्या एक अंक वाली तो होगी 6, 2 अंक वाली होगी 28। अब 3 अंक वाली की बात अगर आ जाए, ठीक है ना, 1 अंक वाली 6 हो गई, 2 अंक वाली 28, 3 अंक वाली हो जाएगी 496। कितनी हो जाएगी, 496। अगर बात करें कि 4 अंक वाली कितनी होगी, तो ये इतनी हो जाएगी सर। ठीक है, 81, 28, 8128 इकलौती है ना, इससे बड़ी है 4 अंक की, ना छोटी है, इकलौती ही है। इसी तरह 2 अंक वाली भी ये अकेली एक ही है, 3 अंक वाली भी एक ही है। और आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे हमने 6 के देखे, इन संख्याओं के अगर आप गुणनखंड करेंगे किसी के भी, और इस संख्या को छोड़कर उन गुणनखंडों को जोड़ेंगे, तो 2 अंक वाली 28 का 28 के बराबर होगा, इसका होगा 496, इसका होगा 8128 के समान या बराबर ही होगा। आप भले ही देख लेना प्रयत्न करके। चलिए सर जी, गुरु जी महाराज, आगे चलते हैं। आगे आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर, हिंदी में कहते हैं सम्मिश्रित संख्याएं। सम्मिश्रित संख्याएं, सम्मिश्रित संख्याएं क्या होती हैं सर, एक तो वास्तविक, दूसरी हो गई काल्पनिक या अवास्तविक। अगर इन्हें समझें तो इसमें बस एक ही है, वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या
बराबर होता है सम्मिश्रित संख्या। सम्मिश्रित संख्या। आज तक आपने ऐसे किसी भी उसमें क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन या इन संख्याओं पर बेस्ड क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं देखे होंगे, तो क्या आते ही नहीं है। 2 + -11 ये हो गया। जैसे √17 + 11, ठीक है, ये हो गया। एक और लिख लीजिए, √11 - √11, ठीक है, यहाँ भी और माइनस कर दो। ये चीज़ होती है इसमें, बस इतना ही है और आगे ज़्यादा पढ़ाने को कुछ है नहीं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत जल्दी से वीडियो लंबा आगे आती है। रामानुजन संख्या क्या आती है सर? रामानुजन संख्या, जो महान गणितज्ञ थे भारत के, इन पर एक मूवी भी बनी है, शायद आप लोगों ने देखी होगी। उसी पे आधारित ये है रामानुजन संख्या, जो 2 या 2 से अधिक प्रकार से भिन्न संख्या के, जो 2 या 2 से अधिक प्रकार से भिन्न घनों के योग के रूप में दिखाई जा सके, वे क्या होंगी? रामानुजन संख्या होंगी। जैसे 1729 इकलौती है सर, ये इकलौती है, इसके अलावा और कोई दूसरी नहीं है। सिर्फ इस संख्या की वजह से देश विदेश और पूरी दुनिया में खुद और भारत का भी नाम रोशन किया था महान गणितज्ञ रामानुजन जी ने। अब इसे बताने गले में क्या हो गया ठीक है सर, आगे 1729 है, ठीक है सर। अब इसे 10 का स्क्वायर 1000 हो गया, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 729। ऐसे भी इसे 1729 लिख सकते हैं। 10 का 1000, 9 का स्क्वायर 729, प्लस कर दो, ये आ जाएगा। अब देखिए एक तरीका और है, और ये क्यूब होगा, ठीक है, 9 का क्यूब है और ये 10 का भी क्यूब है। मैंने कहा 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, 12 का क्यूब होता है 1728, प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 1729 हुई कि नहीं सर? आप कहोगे कि हो गई सर। आगे आती है परिमेय संख्या, जल्दी से लिख लीजिए। और बस एक परिमेय संख्या के बाद आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, आगे स्क्वायर रूट चलेंगे, ठीक है सर। बहुत जल्दी लिखिए। देखिए सर वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, 40 मिनट से भी अधिक, इसलिए ये क्लास आज की यहीं समाप्त करते हैं। आगे परिमेय संख्याएं हैं, वर्ग है, वर्गमूल है, अशांत आवर्त है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
खुश रहिए, आनंदित रहिए। इससे अच्छा और क्या हो सकता है ज़िंदगी में। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ठीक है सर, आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, अपलोड करने में भी दिक्कत आती है। और कोई किसी तरह का चमत्कार नहीं है, ठीक है। आप आराम से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से चीज़ों को समझते रहिए, सीखते रहिए, बस यही है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो भैया भूलना ही मत। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।